आन, मेरी जान क्या हुआ है? इसकी पेशानी छूते मोहब्बत भरे लहजे में पूछ रही थी। उनकी मध्यम आवाज़ सुनकर आन ने आंखें खोलने की कोशिश की थी। मेडिसिन ली थी तुमने? इसे मुंदी मुंदी आंखों से अपनी जानिब देखता पाकर माहिरा ने फिक्रमंदी से पूछा। आन ने हौले से इस बात में सर हिलाया। फिर क्या बात है? काफ़ी देर से सो रही हो, यूनिवर्सिटी भी नहीं गई तुम? मैं सब परेशान हो रहा था। सुबह से 2 बार कॉल कर चुका है। कह रहा है आन से पूछें, अगर बेहतर महसूस नहीं कर रही तो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसकी आंखों के किनारे अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए बड़े प्यार से कह रही थी। आन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। डॉक्टर के पास नहीं जाना मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप उनको बता दें, मैं बस वैसे ही, मेरा मूड ठीक नहीं। अपनी पेशानी पर रखा उनका हाथ अपने तपते हाथ में लेते हुए आन ने धीमी सी आवाज़ में कहा। माहिरा बेगम ने नम आँखों से इसका कमज़ोर चेहरा देखा। इसका चेहरा ही नहीं, पूरा वजूद ही कमज़ोर नाजुक सा था, जैसे ज़रा सी सख्ती से टूट जाएगा। आन लेटे से उठकर बैठ गई। मम्मा परेशान मत हो प्लीज़, मैं ठीक हूँ। देखें अब तो उठकर बैठ गई हूँ मैं, कहते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। माहिरा बेगम ने इसकी पोस्ट पर कुशन सेट किए। हाँ मुझे पता है कि तुम कितनी ठीक हो। ये बताओ नाश्ते में क्या लोगी? शेक बना दूँ? इसके मोड़ के पेश नज़र उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। वो हर सूरत इसे सोच से निकालना चाहती थी जिसमें वो गुम थी। गो कि वो नहीं जानती थी कि इसका जहन किन सोचों की अमाजगाह बना हुआ है, लेकिन वो इसकी आंखों से परख चुकी थी कि वो परेशान है। आन मुस्कुराई थी। शेक नहीं, जूस, इसने लाट से कहा तो वो धीरे से इस बात में सर हिलाती इसके बेड से उतर गई। आन ने बेड क्राउन से टेक लगाते हुए अपनी आंखें मूंद लीं। एक नामहरम से मोहब्बत के बारे में क्या कहती हो तुम? कुछ दिन पहले पूछा गया हादी का सवाल इसकी याददाश्त में ताज़ा हो गया। फ़र्ज़ करो तुम एक नामहरम से मोहब्बत हो जाती है। मुस्काते हिज़ उठाती भारी आवाज़। आन की बंद आँखों से एक आंसू टूट कर कनपट्टियों में जज्ब हुआ था। हो गई है, वो बहुत धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाई। ज़िंदगी में शायद पहली बार मैंने जिस लड़की का हाथ पकड़ा है वो तुम हो। इस शख्स की मधुर आवाज़ इसके हवासों पर छा रही थी। दिल की बेकरारी में इजाफा होने लगा। वो पिछले 3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं गई थी और वजह वही शख्स था। आन ने अपने भीगे गाल साफ करते हुए आंखें खोल लीं। पास पड़ा दुपट्टा कंधे पर डालकर वो बेड से उतरती अपने कमरे से बाहर डेवड़ी में आ गई। कमर पर बिखरे बालों को लपेटते हुए इसने जोड़ा बना लिया। इसका रुख किचन की तरफ था। डेवड़ी मुड़ती वह जैसी लाउंज में आई। किचन के दरवाजे में घुसने से पहले इसकी नज़र लाउंज में दाखिल होते मैसम पर पड़ी थी। इसकी पुश्त से नमूदार होते हादी को देखकर आन ने जल्दी से सर पर दुपट्टा ले लिया। दिल की धड़कने से अचानक अपने सामने देखकर मुंतशिर से हो गई। तबीयत कैसी है तुम्हारी? इसके सलाम का जवाब देते मैसम ने फ़ौरन पूछा था। वो पिछली 2 रातों से आन की तबीयत ख़राबी के बायस जागता रहा था। इसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे जिनकी वजह हादी बिना पूछे ही समझ गया था। बहुत बेहतर हूँ अब, आन ने फीकेपन से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतने में माहिरा बेगम किचन से बाहर निकल आईं। हादी ने इन्हें सलाम करते हुए उनके सामने सर झुकाया तो उन्होंने जवाब देते हुए इसके सर पर हाथ फेरा, मगर उनकी इस्तफहामिया निगाहें मैसम पर थीं। ये मेरा दोस्त है हादी सैयद। अच्छा तो बेटा आप खड़े क्यों हो? आओ बैठो ना। लबों पे नर्म मुस्कुराहट सजाते हुए माहिरा बेगम ने शगुफ्तगी से कहा। हादी हौले से मुस्कुराते हुए आन पर एक निगाह डाल गया। वो भीगी आंखों से उसी की जानिब देख रही थी। हादी के दिल को कुछ हुआ। आन मेरी जान, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं जूस लेकर आती हूँ। हादी को रूम में ले जाते माहिरा बेगम ने पलट कर कहा। मैसम आन के पास ही मौजूद था। आन, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। अगर तुम अपना ही हाल कर लोगी तो फिर आंटी का क्या हाल होगा? इसकी दमकती पेशानी अपने हाथ की पुश्त से छूते मैसम ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। लिविंग रूम में बैठे हादी की निगाहों ने ये मंजर ओझल नहीं रहा था। वो चुपचाप अपने लब भींचते इन दोनों को देखता रहा। मैं ठीक हूँ मैसम भाई, मेडिसिन ली है, मज़ीद अच्छी हो जाऊँगी। ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए आन ने आहिस्तगी से जवाब दिया। हादी अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए अपनी नज़रों का जाविया बदल गया था। अभी तक यहीं खड़ी हो? किचन में घुसती माहिरा बेगम ने कुछ खफगी से पूछा। तुम रूम में मत जाओ, थोड़ी देर हादी को कंपनी दे दो, वो तुम्हारी अयादत के लिए आया है। तुम बैठो, इतने में फ़्रेश होकर आता हूँ। आन को हदायत करते हुए इसने माहिरा बेगम को भी आगाह किया था। वो इस बात में सर हिलाती किचन में चली गई, जबकि आन ने कुछ तजब्ज़ुब के आलम में मैसम की जानिब देखा जो अपनी बात कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ चुका था। चारों नाचार वो खरामा चलती लिविंग रूम की जानिब आ गई। वो घुटनों पर कोहनियाँ टिकाकर हाथों की मुट्ठियों पर ठोड़ी रखे दबी इस कालीन को घूर रहा था। वो खामोशी से इसके सामने ही सोफे पर बैठ गई। इसकी मौजूदगी के एहसास पर हादी ने झुकी नज़रें उठाकर इसकी जानिब देखा।
क्या मैं सब मजहर तुम्हारे लिए नामहरम नहीं है? आन की उदास आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए हादी ने सुलगते हुए लहजे में पूछा, जबकि आन इस गैर मुतवक्के सवाल पर हक दक रह गई। ये कैसा सवाल है? आन ने संजीदगी से पूछा, क्या मैसम तुम्हारे लिए नामहरम नहीं है? आन की उदास आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए हादी ने सुलगते हुए लहजे में कहा। जबकि आन इस गैर मुतवक्के सवाल पर हक दक सी रह गई थी। ये कैसा है? वो तुम्हें छू रहा था, हादी ने बेतासुर अंदाज में कहा। चेहरे पर अजीब से रंग फैले हुए थे। आन अंदाज़ा ना लगा पाई कि इसके लहजे में इस पल कौन से जज्बात की आँच थी। आपका सवाल? हिचकिचाते बात अधूरी छोड़ दी। मेरा सवाल सिचुएशन के बिल्कुल मुताबिक है, हादी ने इसे बलजस्तगी से जवाब दिया था। आन इसका वजीह चेहरा देखती रही, फिर हौले से नफ़ी में गर्दन हिलाई। आपका सवाल सिचुएशन के मुताबिक नहीं है। सिचुएशन के मुताबिक आपको मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछना चाहिए था। वो कुछ खफगी से बोली। मुझे नज़र आ रही है तुम्हारी तबीयत, हादी ने सर्द महरी से कहा तो आन के ज़ब्त का दामन छोड़ने लगा। आंखों में पानी भर आया। आप यहाँ मेरी अयादत करने आए या मुझे अजियत देने? अपनी नम होती पलकें झपकाते हुए आन ने तकलीफ़ ज़दा लहजे में पूछा। हादी संजीदा निगाहों से इसका जल्द पड़ता चेहरा देखता रहा। मैं शायद ख़ुद को अजियत देने के लिए आया था। कुछ देर पहले का मंजर याद करते हुए हादी ने मुकम्मल संजीदगी से कहा। आन का दिल डूबने लगा। तभी माहिरा बेगम इन दोनों के लिए अनार का जूस ले आई। आंटी इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं कॉफ़ी पीकर ही यूनी से निकला था। हादी ने बमुश्किल लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए शाइस्तगी से कहा था। आन निगाह झुकाए बैठी अपने आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा पी लो, मेरा दिल बढ़ जाएगा, माहिरा बेगम ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो बादल नखास्ता हादी ने गिलास थाम ही लिया। बहुत शुक्रिया, उन्होंने खुशदिली से कहा। आन बेटा, तुम भाई से हाल अहवाल पूछो, मैं मैसम को देकर आती हूँ। मैसम के लिए जूस का गिलास पकड़ते उन्होंने नरमी से कहा। उनके लफ्ज़ भाई पर जहाँ आन के हलक में जूस अटका था वहीं हादी को अच्छू लगते लगते रह गया। हल्का सा खांसते बड़ी मुश्किलों से मुस्कुराया था। माहिरा बेगम पलट गई। आप कुछ कह रहे थे शायद, आन ने धीमी आवाज़ में इसे मुखातिब किया। इसके सवाल पर हादी ने इसकी जानिब देखा, फिर हाथ में पकड़ा जूस का गिलास टेबल पर रख दिया। मैं कह नहीं रहा था, मैं चाह रहा था कि तुम मुझे तुम कहा करो। हादी ने बड़ी संजीदगी से इसे गैर मुतवक्के जवाब दिया था। आन पलके झपकाती से देख कर रह गई। आप मुझसे बड़े हैं, तुम नहीं कह सकती। जूस का घूंट भरते हुए आन ने कहा, बड़ा हूँ तो फिर भाई कह लिया करो। वो हकीकतन तप कर बोल रहा था। आन ने दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार कहा, आप मेरे भाई नहीं हैं, कभी हो भी नहीं सकते। कुछ सोचकर इसने तल्ख लहजे में जवाब दिया था, दोस्त हो सकता हूँ ना। हादी का लहजा हनूज़ नर्म था। इसकी आवाज़, इसका अंदाज़, आन को लगा वो बोल नहीं रहा, सहर फूंक रहा है। वो कुछ देर पहले वाले मूड से कतई मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। आन का दिल इसकी जानिब झुकने लगा। वो बेबस होने लगी। आप दोस्त भी नहीं हो सकते। इसने बड़े ज़ब्त से हादी को इनकार किया था। वो बुरा मानने के बजाय मुस्कुरा दिया। मुझे तुम्हारी बात से इत्तफ़ाक़ है कि मैं कभी भी तुम्हारा भाई नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कभी ना कभी दोस्त तो हो ही सकता हूँ ना। अभी नहीं, फिर कभी सही। आन की जानिब नर्म निगाहों से देखता वो ठहर ठहर कर बड़ी संजीदगी से बोल रहा था। आन इस बार खामोश रही, बस चुपचाप कालीन को घूरती रही। क्या तुम हमारे माबैन होने वाली तमाम तल्ख़ कलामी को भुला नहीं सकती? हम सुलह सफ़ाई से भी रह सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा आजिज़ हो जाया करूँगा, और तुम्हारा भी हर मुलाकात में जंगली बिल्ली की तरह मुझ पर चढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है। वो बड़ी संजीदगी से एक मज़हक़ा ख़ेज़ बात कर रहा था। सर झुकाए बैठी आन हौले से हंसी थी। हादी को कुछ आसरा हुआ, यानी हम फ्यूचर में दोस्त बन सकते हैं। हादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसकी नज़रें पूछते हुए झुकी हुई थी। आन को हादी का अंदाज़ अच्छा लगा था। दोस्ती का वादा तो नहीं करती, आइंदा कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ तल्ख़ ना हूँ। हाथ में पकड़े गिलास के किनारे पर दूसरे हाथ की उंगली फेरती बहुत मध्यम आवाज़ में बोली थी। हादी के लबों पर खेलती मुस्कुराहट गहरी हो गई। दैट्स गुड, मैं चलता हूँ फिर, हादी ने धीरे से कहा, फिर अपना निचला लब दांतों में दबाता खड़ा हो गया। वो हनूज़ नज़रें झुकाए हुए थी। आन, हादी ने इसे पुकारा। इसके ठहरे हुए लहजे, नरम तर्ज तखातुब पर आन की सांसें डोलने लगीं। इसने बड़ी मुश्किल से नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा था। गेट वेल सून कहते हुए हौले से मुस्कुराया था। वही होंठों को एक जानिब ज़रा सा फैलाकर अधूरी मुस्कुराहट। दाएं गाल पर छोटा सा डिम्पल उभर कर मादूम हुआ था। आन बड़े ज़ब्त से मुस्कुराई। वो शख्स पूरे का पूरा इसके दिल में उतर चुका था। आज तो जैसे एक आखिरी कील थी जो इसने ठोंक डाली थी। आन को वहीं बैठा छोड़ वो तेज़ी से वहाँ से निकला था।
और ऊपर मैसम के पोर्शन की तरफ भागा। आन ने बेख्तियार होकर सीढ़ियाँ चढ़ते हादी की पुश्त को देखा। ऊपर से माहिरा बेगम वापस नीचे आ रही थी। आन यकटक उसके चौड़े कंधे देखती चली गई। जो हंसते हुए माहिरा बेगम की किसी बात का जवाब दे रहा था। आन नहीं जानती थी कि इस पल वो अपनी बेकरार निगाह को काबू में नहीं रख पा रही। अगर इसे अपनी बेख्तियारी का इल्म हो जाता तो शायद वो ख़ुद को रोक लेती, मगर मोहब्बत की वजाहत करने वाली जानती नहीं थी कि मोहब्बत ऐसा बेख्तियारी जज्बा है जो बड़े बड़े बाख्तियारों को बेबस कर देता है। सीढ़ियाँ पार कर चुका हादी दिलकशी से मुस्कुराया था। हाँ, वो मुस्कुराया था क्योंकि वो अपनी पुश्त पर आन की नज़रों का इल्तकाज़ महसूस कर चुका था। फिर कोई मौत की लोरी, कोई उलझा हुआ गीत, मैं बहुत देर का जागा हूँ, सुलाया जाऊँ। काली स्याह रात ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। वसी आसमान पे दूर दूर तक चांद का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे में शदीद सर्दी के बाइस फैली धुंध ने शहर की बुलंद इमारतों समेत छोटे कच्चे घरों की खस्ता दीवारों पर डेरे डाल रखे थे। इब्राहिम पैलेस के वसी और रीज़ रकबे पर फैले लॉन में बिछा सब्ज़ा सुरमई माइल लग रहा था। बहुत से मुलाजिम शदीद सर्दी और गहरी रात के बाइस अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, तो कुछ अपने क्वार्टर्स में घुसे कंबलों में दुब के नींद के मज़े ले रहे थे। वो पिछली 6 रातों की तरह आज फिर अपनी सुर्ख आँखों को खोले बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। इसकी साहिर आँखों के किनारे सूजन ज़दा थे और वजह वो लड़की थी जो इससे 2 हाथों के फासले पर इसी बेड पर सुकड़ी सिमटी लेटी हुई थी। वो इन 7 दिनों में से जिच करने की हर कोशिश कर चुका था, लेकिन वो असर लिए बगैर लरसती, कांपती, इससे खौफजदा होती, इसके सारे काम कर देती। कभी जवाब देती तो कभी पलके झपक कर आँखों की नमी हलक में उतारने की कोशिश करती। मेहदस ने ज़रा सी गर्दन तिरछी करके इसकी जानिब देखा। वो शदीद सर्दी में अपनी गर्म शॉल लपेटे सो रही थी। रूम हीटर ऑन था, लेकिन वो ख़ुद कंबल के बगैर नहीं सो पाता था। लेकिन जाने वो किस मिट्टी से बनी थी जो एक ही शॉल में इतनी पुरसकून नींद सो लेती थी। मेहदस को इसकी नींद पर रश्क आया। एक थका देने वाले दिन के बाद वो ऐसे सो रही थी, लेकिन क्यों? मेहदस के अंदर इस सवाल ने शिद्दत से सर उठाया था। इसने बेचैन होकर रुख मोड़ लिया। यूं ही लेटे लेटे मज़ीद वक्त गुजर गया, लेकिन नींद हनोज इसकी आंखों से दूर थी। मेहदस के अंदर बाहर आग सी लगी थी। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। इसने बिना सोचे समझे अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया, लेकिन वो इसकी पहुंच से दूर थी। मज़ीद इतना ही फासला बाकी था। मेहदस ने गहरा सांस लेते अपना हाथ वापस खींच लिया। सुनो, मेहदस ने धीमी आवाज़ में इसे पुकारा। इसे मीठी नींद सोते देखना इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो इसकी पुकार से अनजान गहरी सांसें ले रही थी। ए लड़की, उठो। इस बार वो कदरें ऊंची आवाज़ में बोला था, मगर बेसुध। मेहदस की सुलगती आंखों में आग सी जलने लगी। नीम तारीकी में हूर का गुलाबी चेहरा शाल से ढका हुआ था। तुम लड़की, तुम। वो इसे पुकारना चाहता था, मगर इसे फौरी तौर पर हूर का नाम याद ही नहीं आया। अपनी बेबसी और हूर की इत्मीनान भरी बेनियाजी पर मेहदस की बेचैनियों में इजाफा हो रहा था। पिछले 7 दिनों में वो लड़की जिस कदर इसके सर पर मंडलाई थी, या यूँ कहना बेहतर था कि मेहदस ने इसे तकलीफ़ देने को जानबूझकर उसे अपने कामों में उलझाए रखा था। मगर जाने इसे तकलीफ़ मिली थी या नहीं, लेकिन वो ख़ुद अजीब सी अजियत में मुब्तला हो गया था। हूर का चेहरा, हूर के नकोश, इसका मुतनासिब सरापा, कद काट कुछ भी तो उस जैसा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जब जब हूर बोलती थी, मेहदस को लगता वो इसके सामने आ खड़ी हुई है। वो, हाँ वो ही जिसके वापस लौट आने की दुआ पिछले 4 सालों से इसके लबों पर थी। तुम सुन रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, उठकर बैठो, आंखें खोलो। अपनी साइड से कुशन उठाकर इसे मारते हुए वो इस बार चीखा था। हूर चौंक कर सीधी हुई। चेहरे से चादर हटाकर मुंदी मुंदी आंखों से मेहदस की जानिब देखा था। आपने मुझसे कुछ कहा है क्या? ज़रा सी आंखें खोले बड़ी सादगी से पूछ रही थी। मेहदस थकी थकी नज़रों से इसे देखता रह गया। उठकर बैठो फ़ौरन। खुद पर काबू पाते हुए मेहदस ने संजीदगी से कहा। हूर ने होंठ सुकेड़ते हुए अपनी आंखों को मसला। मुझे नींद आ रही है। आंखें बंद करते हुए उसने कुछ मासूमियत से कहा। अंदाज बचगाना था। इसने शॉल में ही अंगड़ाई ली। इसके अंदाज देखता मेहदस इब्राहिम अपने हवास खोने लगा। वो लड़की अपनी हल नई अदा से इसे इसका माजी याद दिला रही थी। मेहदस ने अपना निचला लब दांतों में दबाकर नज़रों का जाविया बदल लिया। मेरे सर में शदीद दर्द है, मुझे पेन किलर्स दे दो, फिर सो जाना। अपनी नज़रें छत पर मरकूज़ करते हुए मेहदस ने बड़ी संजीदगी से झूठ बोला था। हूर ने फ़ौरन चेहरे से शाल हटा ली। तो किसने कहा कि सारी सारी रात जागें, वक्त पर सोएंगे तो सर दर्द नहीं करेगा। उठकर बैठते हुए संजीदगी से बोली, फिर अपनी तरफ साइड टेबल पर रखे लैंप को ऑन कर लिया।
जब से तुम मेरे सर पर मुसल्लत हुई हो ना, मेरी नींद मुझसे ही रूठ गई। मुंह बसोड़ते हुए नागवारी से बड़बड़ाया। इसकी बात पर बेड से उतरती हूर ने तिरछी नज़रों से इसकी जानिब देखा। वैसे आंखों से नींद का रूठना तो मोहब्बत की अलामत है, कहीं आपको भी तो। इसे चिढ़ाने को मासूमियत से बोलने की कोशिश करती अपनी बात अधूरी छोड़ गई। हूर के जवाब पर महदस के दिल में टेस सी उठी थी। किसी शख्स से इसकी गहरी नींद छीन लेना इस शख्स से नफ़रत की अलामत है, ये नहीं पता तुम्हें? महदस ने सिचुएशन के मुताबिक कड़वे लहजे में से जवाब दिया। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुराई। ठीक है, कर लीजिए नफ़रत, लेकिन नफ़रत में इंतहा से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। मैंने सुना है कि नफ़रत की इंतहा मोहब्बत की इब्तदा होती है। इसकी वाली साइड पर आकर साइड टेबल के ड्रा खंगालती और बड़ी नरमी से बोल रही थी। महदस चुपचाप लब भींचे इसकी बात सुनता रहा। हूर ने लैंप ऑन किया और इसकी तरफ देखा, जिसका वजीह चेहरा इस वक्त सुर्ख हो रहा था। साहिर आंखों का हशर एक पल को हूर का दिल दहला गया। सियाह पलकों पे गहरी थकन के आसार थे। वो नीम व आंखों से दूसरी तरफ देख रहा था। हूर ने इसे बिठाने को इसकी जानिब हाथ बढ़ाए, फिर इसे उठकर बैठने में मदद दी। वो नहीं जानती थी इतना तो वो खुद भी कर सकता था, लेकिन महदस इब्राहिम को इसे आजमाइश से दो चार करना मकसूद था। हूर ने टैबलेट हथेली पर रखते हुए इसकी तरफ बढ़ाई। नहीं लेनी। इसके हाथ झटकते हुए महदस ने सद महरी से कहा। नज़रें हनूज दूसरी तरफ थी। क्या नहीं लेनी? हूर ने आहिस्तगी से पूछा। ये खफा खफा से बोला था। अंदाज किसी छोटे बच्चे जैसा था। इसके पल पल बदलते रूप हूर को चौंका रहे थे। तो फिर सर दर्द कैसे ठीक होगा, और अगर दर्द नहीं जाएगा तो नींद कैसे आएगी? महदस की जानिब देखते हुए बड़ी संजीदगी से पूछ रही थी। इसके सवाल पर महदस ने अपनी नीम व आँखों को पूरा खोलते हुए हूर की तरफ देखा। सुरमई आँखों में रत जगह के सुर्ख डोरे तैर रहे थे। हूर का दिल डूब कर उभरा। इस शख्स का देखना भी आज़ाद था। मेरा सर दबा दो, आ जाएगी नींद। इसके तकाजे पर हूर की धड़कनें बेतरतीब होने लगीं। गो वो पिछले कई दिनों से लातादाद बार इसके करीब आ चुकी थी, मगर जाने क्यों हर बार दिल की हालत अजीब ही हो जाती थी। नज़र झुकाकर उंगलियां मरोड़ने लगी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेरा सर दबाओ, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो धीमी आवाज़ में इस पर गुर्राया। हूर अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरते हुए इसके करीब ही बेड पर बैठ गई। दबाओ। इसका हाथ अपनी पेशानी पर रखते हुए महदस ने बेतासुर लहजे में कहा। नज़रें हनूज हूर को तक रही थी। वो ख़ुद पर जब्त करती चुपचाप इसका सर दबाने लगी। वो मुसलसल इसे देख रहा था। इसकी सुर्ख आंखें हूर का दिल धड़का रही थी। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? इसने हिम्मत करके पूछ ही लिया। हूर के सवाल पर महदस की सुलगती आंखों में ठंडक से उतरने लगी। तुम्हें तकलीफ़ हो रही है? इसकी शाल का कोना ज़रा सा खींचते हुए महदस ने संजीदगी से पूछा। इसके सवाल को नज़रअंदाज करती वो इसकी हरकत पर पजल हुई थी। इसे क्यों छेड़ दें? छोड़िए प्लीज़। इसके हाथ से अपनी शाल का पल्लू छुड़वाने की कोशिश करती एहतजाजन बोल रही थी। क्यों नहीं छेड़ सकता? बीवी हो तो मेरी, हक है मेरा। इसका गुलाबी पड़ता चेहरा तमस्खुराना नज़रों से देखता बड़े आराम से कह रहा था। शाल मज़ीद खींचकर हूर के सर से उतार दी थी। अपने गर्दन पर इसके भारी हाथ का लम्स महसूस करती हूर के सांसें तेज़ होने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? तमीज़ नहीं है आपको? इसका हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए वो तड़क कर बोली। पलकों पे लर्जिश सी थी। महदस को सुकून सा मिलने लगा। मैं तो करूँगा, तुम्हें क्या मसला है? इसके सुर्ख रुखसारों को अपनी उंगलियों से छूता बड़े इत्मीनान से पूछ रहा था। हूर अपना हाथ खींचते हुए सरहद से दूर हुई, मगर महदस ने तेज़ी से इसकी कलाई थाम कर इसे अपनी जानिब खींच लिया। हूर के हाथों से जान निकलने लगी। छोड़िए मुझे प्लीज़। इसके सीने से सर उठाने की कोशिश करती वो चिल्लाई थी। वो इसके गिर्द अपने बाजुओं का हिसार बना चुका था। पहले मेरा सर दबाओ। इसके बालों को कैचर की कैद से आज़ाद करते महदस ने लापरवाही से कहा। इसके अंदाज बता रहे थे कि हूर की कुर्बत इस पर कुछ असर नहीं कर रही। हूर की आंखों में पानी भरने लगा। महदस के वजूद से उठती इसके मखसूस कलौन की खुशबू इसके हवास मख्तल कर रही थी। मैं नहीं दबाऊंगी, आप झूठे हैं, कोई दर्द नहीं आपके सर में। इसके हिसार से निकलने के लिए मचलती वो गुस्से से बोल रही थी। इतना तड़प क्यों रही हो? किसी नामहरम के करीब तो नहीं हो तुम? शौहर हूँ मैं तुम्हारा। वो इसके कान में सरगोशी कर रहा था। हूर की आंखों से आंसू बहने को बेताब होने लगे। क्या चाहते हैं मुझसे? क्यों कर रहे हैं ये सब? प्लीज़ मुझे छोड़ें। इसके फौलादी बाजों का हिसार तोड़ने की कोशिश करती वो बोल रही थी। महदस के लब इसकी बात पर इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराए। यही तो मैं चाहता हूँ। तुम्हें अजियत देना चाहता हूँ, शदीद तकलीफ़ में मुब्तला कर देना चाहता हूँ। तुमने मेरी नींद बर्बाद की है। मैं तुम्हारा सुकून बर्बाद करना चाहता हूँ। तुमने मेरी तन्हाइयों में मुखल्ला होकर मुझे अजियत से दो चार किया है।
मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सन्नाटे भरना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पल पल तड़पाना चाहता हूँ, सुन रही हो तुम? वो ठहर ठहर कर बहुत कड़वा बोल रहा था। हूर का दिल साकित होने लगा। आंखों में तैरते आंसू सैलाब बनने लगे। क्या मेरा वजूद सिर्फ नफ़रत के काबिल है? इतनी नफ़रत? वो रो पड़ी। इसे सिसकते देखकर मेहदस इब्राहिम एक पल को गुमसुम सा हो गया। वो रोते रोते दबा दबा से बोली थी। इसके चिल्लाने पर होश में आया था। मोहब्बतों की अलामात बताने वाली लड़की अब नफ़रतों पर रो रही है। वाह, मेहदस पर जैसे कुछ असर नहीं हुआ था। आप मोहब्बत के काबिल हैं भी नहीं। मैं नहीं कर सकती आपसे मोहब्बत, लेकिन प्लीज़ मुझे नफ़रत पर मजबूर मत करें। वो इस बार गुर्राई थी। इसके तल्ख अंदाज पर मेहदस के दिल को कुछ हुआ था। हूर के लबों से निकले सख्त अल्फाज इसे घायल कर गए थे। आज़ादी चाहती हो? वो सरसराते लहजे में पूछ रहा था। हूर ने डुबडुबाई निगाहों से इसकी जानिब देखा। इसका नाजुक वजूद इस मज़ाहिमत के बाइस दुखने लगा था। बड़ी मुश्किलों से इसके लबों से हाँ निकला था। अगर कैद ही रखूं तो? वो जाने क्या सुनना चाह रहा था। दम घुट जाएगा मेरा, वो चीखी थी। मेहदस की सुर्ख आंखों में वीरानी सी वीरानी थी। और अगर मैं ख़ुद तुम्हारी सांसें छीन लूँ तो? मेहदस की गर्म सांसें इसकी पेशानी को सुलगा रही थी। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? अब तक संवारा ही क्या है? बेजारी से कहते हुए इसने हूर को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। अंदाज ऐसा था जैसे वो खुद भी इससे उकता गया हो। इसका हिसार टूटते ही हूर ने इससे दूर होना चाहा। फिर ख़ुद पर जब्त करते हुए इसने अपना सर इसके सीने पर रख दिया। इसकी इस हरकत पर मेहदस के दिल ने एक बेट मिस की थी। वह ख़ुद भी दिल की इस हालत पर हैरान हुआ था। जबकि तनफ़ुस तो हूर का भी बिगड़ता था। इसे नूर आलम साहब के कहे पर अमल करना था। आपने मौका दिया है संवारने का? हूर ने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा। मेहदस इसे खुद से दूर धकेलना चाहता था, मगर जाने क्यों इसने अपने सीने पर बिखरे हूर के बालों ने ठंडक से उसे बख्श दी थी। वो अजीब से कश्मकश में मुब्तला होने लगा। जो काबिल मोहब्बत ही ना हो उनका संभालने की कोशिश करना वक्त का ज़िया होता है। वो ना चाहते हुए भी से इसकी बात लौटा गया। हूर के लिए मज़ीद इसके करीब रहना मुहाल होने लगा। मेहदस की भारी आवाज़ बोझल हो रही थी। मैंने कब कहा कि मैं आपको मोहब्बत से संवारूंगी? अपना सर ज़रा सा उठाते हुए हूर ने नरमी से पूछा। मेहदस इससे दो बदू जवाब देने पर ख़ुद के मुकाबिल आने लगा। इसे ख़ुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों हूर से बहस कर रहा है। इस पर मज़ीद भारी होती आंखें से नींद की वादियों में उतरने पर मजबूर भी कर रही थी। मुझे नहीं संवरना, बिगड़ा ही रहने दो। इसे ख़ुद से दूर करते हुए आहिस्तगी से बोला। लेकिन आपने भी शिकवा किया था। सो जाओ, मुझे भी सोने दो। जमाई रोक कर कहते हुए मेहदस ने अपने चेहरे पर कुशन रख लिया। मुझे तो अब नींद ही नहीं आ रही। इसके करीब ही बैठी हूर ने दुहाई देने वाले अंदाज में कहा। आंखें बंद करते मेहदस को हूर के जवाब पर कमीनी सी खुशी मिली थी। लेकिन मुझे तो आ रही है, अब उठो यहाँ से। शान बेनियाजी से कहते हुए मेहदस ज़रा सा बैठ के कोने की तरफ खिसका। हूर गिरने से बचने को जल्दी से खड़ी हो गई। बहुत ही बुरे इंसान हैं आप। अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचती वो मुँह ही मुँह में बिदबिदाई। आखिर मुकाबिल का डर भी था। थैंक यू। वो इसकी खुद से की जाने वाली सरगोशी सुन चुका था, सो आराम से बोला। इसकी नींद से बोझल आवाज़ में मुस्कुराहट की आमेजिश महसूस करते हूर ने तकरीबन आंखें फाड़ कर कुशन के पीछे छुपे इसके लबों को देखना चाहा था, मगर नाकाम रही। हिटलर इसे एक नए लक़ब से नवाजती पाँव पटकती वाशरूम में जा घुसी। मेहदस ने ज़रा सा कुशन हटाकर वाशरूम के बंद होते दरवाजे को देखा, फिर सुकून से आंखें मूंद गया। इसके लबों पर एक नाम महसूस होने वाली मुस्कुराहट थी। नींद की देवी धीरे धीरे इस पर मेहरबान हो रही थी। सो वो ख़ुद पर कंबल दुरुस्त करता अपने थके वजूद को इसके हवाले कर गया। गहरी नींद में उतरने से पहले इसने हूर को जा नमाज पर खड़े होते देखा था। वो यकीनन नमाज तहज्जुद अदा कर रही थी। धीरे धीरे वो गिर्द से बिल्कुल बेखबर हो गया। इशरत जहाँ बरामदे में सलमा चची के साथ चटाई पर बैठी अपने सामने फैले ज़र्क बर्क कीमती सूटों का मुआयना कर रही थी कि तभी राबी की खनकती आवाज़ पर इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। अम्मा मैं कैसी लग रही हूँ? जलतार आंचल सर पर लेते हुए राबी ने मुस्कुराते हुए पूछा था। झिलमिल करते जर्द और जामनी इम्तजाज के दुपट्टे में इसकी शफ़ाफ रंगत दमक रही थी। दुपट्टे के किनारों पर लगे मोती इसकी पेशानी पर लटक रहे थे। इसे यूँ किरण का दुपट्टा ओढ़े देखकर उनके लबों पर रेंगती धीमी सी मुस्कुराहट सिमट गई। सलमा चची की पेशानी पर नागवारी के बाइस लकीरें नमूदार हुई। किरण के साथ वहाँ आते असीद की निगाह राबी पर पड़ी तो एक पल को ठहर सी गई। जर्द दुपट्टे के हाले में इसका हुस्न दिल को छू लेने की हद तक मासूमियत रखता था।
राबी तो पागल हुई है, ये किरण का दुपट्टा है। दुल्हन के अलावा किसी और लड़की का माइयों का दुपट्टा ओढ़ लेना अच्छी बात नहीं होती, उतार इसे। इसके सर से वो दुपट्टा खींचते हुए जल्दी से बोली थी। राबी ने कुछ घबरा कर उनका संजीदा चेहरा देखा। अच्छा या बुरा मत कहें अम्मा, साफ साफ कहें कि बदशगुनी होती है, सलमा चची ने हाथ नचाकर अपने करारी पाटदार आवाज़ में कहा था। सारा मंजर देखकर किरण के तन बदन में आग सी लग गई। अम्मा मैंने तो वैसे ही ओढ़ लिया था, राबी मिनमिनाई। असीद के खनकाने पर राबी ने जल्दी से अपनी गोद पर पड़ी शाल ओढ़ ली। हाँ हाँ, तुम तो हर काम वैसे ही करती हो, कुछ भी जानबूझकर तो राबी बीबी कर ही नहीं सकती ना। कल कला को वैसी मेरी जगह तुम खिजर से निकाह भी कर लेना। हाँ, आई बड़ी बीबी शरीफन। किरण के जो मुंह में आया वो तड़क कर बोलती चली गई। इसके बाद पर जहाँ इशरत जहाँ के दिल पर हाथ पड़ा था, वहीं असीद को भी जलन सी हुई थी। अल्लाह खैर करे पुत्र। अच्छा अच्छा बोल, अब ये बच्ची है, नादानी में गलती कर बैठी, मैंने डांटा तो है, अल्लाह खैर करेगा। खिजर की बीवी तो ही बनेगी। इशरत जहाँ ने परेशान ज़दा आवाज़ में किरण को सफाई दी थी। अंदाज नरम था, राबी का चेहरा बुझ सा गया था। अरे मेरी प्यारी अम्मा, आप क्यों इसकी तरफ से वजाहत कर रही हैं? आप इसके लिए ख़ुद को इस कदर हल्कान मत किया करें। एक नंबर की चलत्तरबाज है ये, हम सब के साथ साथ ये आपके सामने भी मासूमियत का ड्रामा करती है बड़ी ही चालाक। फ़ौरन पेंतरा बदल कर उनके गले में अपने बाजू डालते हुए किरण ने बड़े ही लाड से उन्हें मुखातिब किया था। मामला जो भी होता वो इशरत जहाँ के सामने हमेशा मुअद्दब नजर आया करती थी। किरण की यूँ मुँह फाड़ कर राबी को जलील करने पर इशरत जहाँ को तकलीफ़ हुई थी। सलमा चची अपने लिए सूट पसंद करके अपने कमरे में जा घुसी थी। अब वह सूट बदल बदल कर पहन कर देखने वाली थी। ना मेरी धी, छोटी बहन है तेरी, इसे यूँ ना कहा कर, बेवकूफ़ है लेकिन चालाक नहीं है। किरण का गाल प्यार से सहलाते उन्होंने बड़े नर्म लहजे में राबी की तरफ से सफाई दी। राबी निगाह झुकाकर बैठी अपना गुस्सा और आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। आप बहुत भोली हैं अम्मा, आपको नहीं पता, इसकी तो पूरी कोशिश होती है कि मेरे हक पर डाका ही डाल ले। मेरी जगह लेने का बड़ा ही शौक़ है इसे। वह नखवत से सर झटकती कटीलेपन से बोली। इसकी बात पर राबी ने झुकी नज़रें उठाकर किरण की जानिब देखा। इसकी आंखों में नमी देखकर असीद के लब भींच गए। अब जाने भी दो किरण, देखो वो रो रही है। किरण को मुखातिब करते असीद ने इसे खामोश करवाने की कोशिश की थी। मेरे रोने से आपको क्या मसला है? मेहरबानी करके अपनी हमदर्दी अपने पास ही रखें आप। अपनी आंखें साफ करते तड़क कर बोलती वो उठकर खड़ी हुई। राबी, इसके गुस्ताखाना लबो लहजे पर इशरत जहाँ ने इसे टोका, लेकिन राबी ने नज़रअंदाज कर दिया। वह एक बार फिर असीद को एहसास तौहीन से दो चार कर गई थी। और हाँ अम्मा, ये ठीक कह रही है, मुझे इसके हक़ पर डाका डालने की तमन्ना होती है। संजीदगी से बोलती राबी की आवाज़ ना चाहते हुए भर्रा गई। इसके अंदर बाहर आग लगाकर अब किरण हेज़ उठाती नज़रों से उसी की जानिब देख रही थी। हाँ किरण, मैं तुम्हारी जगह छीनना चाहती हूँ। हर वो मुकाम, वो सारी अहमियत मैं हासिल करना चाहती हूँ जो इस घर में तुम्हें हासिल है। मैं ऐसा करना चाहती हूँ क्योंकि वो बोलते बोलते रुकी, आंखें धुंधला गई थीं। तुमने कभी मुझे मेरा हक लेने ही नहीं दिया। आंसू इसकी आंखों से टोट टोट कर गालों पर लुढ़क आए। इशरत जहाँ का दिल इसके लफ्ज़ों से लहू लुहान हो गया। असीद अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचे खामोश निगाहों से इसे देख रहा था। हमेशा जो मुझे चाहिए होता है वो बिन मांगे ये घर और इस घर के मकीन तुम्हें दे देते हैं। यह असियत ज़दा लहजे में कहते हुए इसने असीद की तरफ देखा। भीगी आंखों में इस पल अजियत ही अजियत थी। और फिर मेरे हिस्से में क्या आता है? वो इस बार तल्ख हुई थी। राबी चुप कर जा, इशरत जहाँ बोली थी, मगर वो रोते नफ़ी में गर्दन हिला गई। मेरे हिस्से में हमेशा तुम्हारी उतरन आती है किरण, फिर वो लिबास हो या मेरे अपनों की मोहब्बत। ख़ुद पर ज़ब्त करके बोलती वो जवाब किरण को दे रही थी। देख असीद की जानिब रही थी। वो राज जो वो सफ़ेद छुपाई फिरती थी आज अनजाने में असीद अकरमा पर आश्कार हो गया था। वह हैरान निगाहों से इसकी जानिब देख रहा था जो अपनी बात कहकर वहाँ रुकी नहीं थी। असीद को यकीन नहीं आ रहा था कि राबी की बातों का इशारा इसकी जानिब था, जबकि किरण अब तासुफ से सर हिलाने की अदाकारी करती इशरत जहाँ की नम आँखें साफ कर रही थी। देख लिया आपने अम्मा, कितनी बदतमीज़ी करके गई है। वो बड़ी संजीदगी से अफसोस का इजहार कर रही थी। असीद को वो इस पल बेहद कमीनी लगी। इसने एक नहीं सुनी आपकी, उफ, पता नहीं क्या बनेगा इसका। किरण का मसनूई दुख देखने लायक था। असीद इसकी मुनाफकत पर दिल ही दिल में इस पर लानत भेजता राबी के पीछे चला आया, जो किचन की पिछली दीवार पर साया किए दरख्त के नीचे संगी बेंच पर जा बैठी थी। कदमों की चाप महसूस करके राबी ने झुका सर मज़ीद झुका लिया, अपने हाथों की मुट्ठियों से गाल रगड़ डाले। राबी,
اسید نے ہولے سے اسے پکارا۔ اس نے اپنے لبوں پر آتی سسکی کا گلا بڑی مشکل سے گھونٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔